नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय 5। ठीक है, तो आज अपन अध्याय 5 सॉल्व करेंगे। अध्याय को सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक समझेंगे। अध्याय 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो पहले तो ये समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। उसमें A1, A2 ये होते हैं ना, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं प्रश्नों को सॉल्व करवाने से पहले आपका बेसिक मजबूत करूंगी, उसके बाद आपके प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। हाँ, और मैंने 4 चैप्टर आपके पूरे खत्म करवा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज समझ आई है उसमें। ठीक है, हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। देखो, चैप्टर 1 खत्म कर दिया, 2 खत्म कर दिया, 3 खत्म कर दिया और 4। ठीक है, ये चारों चैप्टर आपको मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो क्लासेस नहीं देखी हो तो उनको जरूर देखें। क्लास बाय क्लास और प्रश्न बाय प्रश्न सब कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले टीचर ने सिर्फ आपके अध्याय का नाम पढ़ाया होगा आपको, और बस अध्याय का नाम पता होगा और सिर्फ वो प्रश्न को सॉल्व करवाने लगे जाते हैं। लेकिन बेटा पता है आपको, जब तक आप इसका बेसिक मजबूत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो आपको कोई पढ़ाएगा ही नहीं। हर एक चीज, जैसे हर एक डाउट क्लियर होगा आपकी पूछने से पहले, हर एक डाउट। क्यों? क्योंकि इसी में से जब आपकी ओटियां आएंगी तो आप कहां से करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हर एक प्रश्न को नहीं, प्रश्न तो करवा रही हूँ, प्रश्न के साथ साथ आपका बेसिक मजबूत करवा रही हूँ, जिससे आपकी 1 नंबर की भी ओटी बाहर नहीं जाए। पूरा 100 नंबर का पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, 95 प्लस तो सभी के आएंगे क्लासों को देखने के बाद, लेकिन एक भी आपकी ना तो ओटी छूटेगी ना ही कोई कुछ होगा। जैसे डरते हैं ना, है हमें ओटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा, ओटी कैसे आएंगी। देखो, तो इसका मतलब इन सब से डरना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास लोगे ना तो मैं आपको पढ़ाई इसी तरीके से रही हूँ कि आपका सब कुछ क्लियर होता चला जाए, कोई पीछे के लिए डाउट नहीं बचे। हाँ, और मैं आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, जब भी जैसे ही आपका मैथ का पेपर पास में आएगा, वैसे ही मैं 1-2 दिन पहले आपको ऐसे मोस्ट प्रश्न दूंगी, वही प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, पहले अपन बेसिक चीजें सीख लेते हैं, हर एक चीज सीख लेते हैं, फिर इनका मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहले चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करवा देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो, कुछ पदों का वह क्रम जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान। 2 पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान। हाँ, और एक बात और याद रखो, जब भी, ये तो मैथ है, बट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें से प्रश्न को याद करने से पहले या सॉल्व करने से पहले उसमें से 2-3 वर्ड ऐसे छांटो कि उन्हीं वर्ड के हिसाब से पूरी थ्योरी बन जाए, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़े। समझो, इतना अच्छे से समझो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो रटने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो। जितना अधिक समझोगे उतना अधिक सीखोगे, रटने से कुछ नहीं होगा। मान के चलो आप यहाँ पर रट लोगे, आगे जाकर क्या करोगे वहां पर भी समझना है। ठीक है, तो अपना माइंड अधिक से अधिक यूज करो, दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करो। ठीक है, अब आप ये प्रश्न सोल्व कराए, चलो टीचर ने करवा दिया, आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इसका कारण क्या था। ठीक है, समझ रहे हो, ये सब आना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में इतनी बातें आने लग गई तो आप मान लो आपको दुनिया की कोई भी चीज हरा नहीं सकती। ठीक है, और परेशानियों से मत घबराना। जैसे ही आप मैथ में डिफिकल्ट प्रश्न देखोगे तो तुरंत ये कहोगे, अरे यार हमसे तो ये बनता ही नहीं है, हम नहीं कर रहे। छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही होता है। जितनी बड़ी समस्या आएगी उतना ही बड़ा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो, समांतर श्रेणी क्या है? कुछ पदों का हुआ क्रम जिसमें, इसको सबको छोड़ो, सीधे डायरेक्ट देखो, समांतर श्रेणी क्या है? बीच का अंतर समान हो। जैसे 20 के पद है 7, 10, 13 और 16, इनमें सभी में क्या हो? अंतर कैसा हो? समान हो। देखो, यहां से यहां तक इसमें
3 का अंतर है, ठीक है। और यहां से यहां तक भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और यहां से यहां तक भी कितने का अंतर है, 3 का, ठीक है। बीच यही का है ना, क्रमांकित पदों के बीच, तो ये इनका बीच के पदों का अंतर कैसा हो, समान। तो 3 3 3 सभी का समान आ रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब सुनो, एक नंबर में एक वाक्य में शब्द पूछते हैं ना, तो उसमें आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखिए। तो बेटा क्या लिखोगे आप, जब आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं लिखोगे, उस प्रश्न को एक नंबर को छोड़ के आओगे। और अब एक एक नंबर बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए। जो अच्छे नंबर लाते हैं ना, वो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते वही है जो सिलेबस में होता है, बट वो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं कि एक एक पॉइंट नहीं छूट जाए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये डेफिनेशन आए आपके पेपर में, फिर क्या बताओगे, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं बताने वाले। तो इसलिए इनको छोटे छोटे पॉइंटों से, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही है, छोटे छोटे पॉइंटों से ही आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। ये उदाहरण आप अपने दिमाग में रखना। अब देखो सार्वधातुक होता है ना, सार्वधातुक, देखो सार्वधातुक, ये इस पॉइंट का ये इंपोर्टेंट भाग है। एक बार पता है आपको, समांतर वो सार्वधातुक पद, इसकी क्या पूछ ली गई, परिभाषा, IMP है, ठीक है। इसकी क्या पूछ ली गई एक बार, परिभाषा। तो सार्वधातुक पता है, कईयों बच्चे तो छोड़ के ही आ गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं तैयार, तो वो तो छोड़ेंगे ही, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना, बस बोलो मेरे साथ एक बार, दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर उसी को क्या कहते हैं, सार्वधातुक पद। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, या ऐसे बोल दो या ऐसे। मान के चलो ये कौन सा पद है, प्रथम पद, इसको A1 से दर्शाते हैं। ये कौन सा पद है, दूसरा पद, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, A2 से। ये तीसरा पद है A3 से, ये चौथा पद है तो A4 से, ठीक है। तो दूसरे पद में से अब देखो सार्वधातुक पद कैसे निकालते हैं, जैसे 7, 10, 13 और 16, ठीक है। यही है ना, क्लियर। अब देखो कैसे निकालेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सभी का ध्यान कहां पर होना चाहिए, बोर्ड पर। देखो ये कौन सा पद है, प्रथम पद, तो इसको A1 से दर्शाएंगे, मैंने अभी बताया है। ये कौन सा पद है, दूसरा, तो इसको A2 से। ये कौन सा पद है, कौन सा पद है, तीसरा, तो इसको A3 से। ये कौन सा पद है, चौथा, तो इसको A4 से। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, सार्वधातुक पद, D, क्या, D। तो सार्वधातुक पद निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, सार्वधातुक पद। हाँ, और ये भी प्रश्न आपको OTO में 1 नंबर में पूछा जाता है हर साल, ये नहीं कह रही कि यही पूछा जाता है, इसी टाइप का। जब आपसे, तभी तो मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, क्योंकि अब जब आपसे इन संख्याओं को चेंज कर सकता है बट कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैथमेटिक्स क्लास में कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे आपको। हर एक चीज के कॉन्सेप्ट, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा कि ये ऐसा हुआ। अब देखो कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद कितना है, 10, पहला पद कितना है, 7, तो क्या, तो A2 माइनस के A1, A2 कितनी है, 10 माइनस के A1 कितनी है, 7, D बराबर, तो D बराबर 7 में से, जब 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो आपका सार्वधातुक पद कितना निकल के आ गया, 3, ठीक है। सार्वधातुक पद ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, बट जब आप सीख जाओगे ना तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसे बोला मैंने नींद में सो रहे हो और आपको किसी ने आके जगा दिया, अरे भाई जगो जगो, सार्वधातुक पद कैसे निकालते, आप फटाक से बोलोगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, सार्वधातुक पद निकल जाएगा। ये कुछ नहीं करोगे सीधे। देखो अब क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा, जब आप सीख जाओगे तो क्या करोगे, इसमें से पहले पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद कौन सा है, 10, पहला पद कौन सा है, 7, जब 10 में से 7 जाएगी तो कितनी बचेगी, 3, ठीक है। सोते सोते आंसर लाओगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, A1 3, A2 6, A3 कितना 9 और A4 कितना है 12। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो A1 A2, तो इसमें से क्या निकालेंगे, पहले तो सार्वधातुक पद निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे, एक उदाहरण ये दे दिया, अब देखो दूसरा उदाहरण,
A2 माइनस के A1, तो A2 कितनी है, A2 कितनी है 6, तो 6 माइनस के 3 घटाओ तो D बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ 3। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे, देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे, A3 कितनी है 9 माइनस A2 कितनी है 6, तो D बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पर भी 3। अब ऐसे इसमें A4 में से माइनस के A3 को घटाएंगे, चौथे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो देखो क्या करेंगे 12 माइनस 9, तो D बराबर कितना 3। ये क्या हो रहा है, D बराबर 3 यहाँ पर, D बराबर 3 यहाँ पर, D बराबर 3 यहाँ पर, तो ये क्या है, देखो पढ़ो इसको, कुछ पदों का वह क्रम जिसमें दो क्रमांक पदों के बीच का अंतर कैसा हो, समान, इन सब में अंतर कैसा हो रहा है, समान, तो इसको क्या लगेगा, अतः हाँ या देखेंगे, हाँ यह AP है, AP मतलब समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है, जब इनके सभी पदों का आंसर कैसा है, समान, तो सभी का समान आया है और बीच के अंतर कैसा आया है, समान। देखो आपकी डेफिनेशन में भी लिखी है और यहाँ पर भी यही आया है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, एक बार कमेंट करके बता दो कि सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़े। और ये स्लाइड बहुत इंपोर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इंपोर्टेंट है। ये A प्लस डी और प्लस डी, ठीक है, देखो इसको समझो, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद या चौथा पद। अब देखो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ लेगा, सुनो 10, 13, 16 डैश, ठीक है। अब देखो इसमें ये प्रथम पद कौन सा है, इसको A1, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, A1 प्रथम पद, A2 A3, तो प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब इसमें से D निकालेंगे, तो आपको पता है ना D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है 13, पहला पद कितना है 10, तो जब 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 3, ठीक है। अब A1 बराबर क्या A, तो A1 बराबर A क्या, तो A1 बराबर 1 प्रथम पद कितना है यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखो दूसरा पद, मान के चलो आपसे क्या पूछ लिया, दूसरा पद क्या A2, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है A2, क्या पूछा है A2, देखो जो पूछता है ना उससे अपन एक कम करके लिखते हैं, कैसे, अब ऐसे इसको तो क्या लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D1, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है A2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका A प्लस D1, ठीक है। तो A कितना है अपना, A कितना है 10 प्लस D1 कितना है 3, D1 कितना है यहाँ पर 3, तो कितना 13। अब देखो ऐसे ही आपसे क्या पूछेगा, एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, देखो ऐसे ही आपसे ये पूछेगा क्या A3, मतलब A3 ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है A3, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो A3 बराबर A प्लस D2, क्या पूछा है A3 तो क्या आएगा D2, अगर आपसे A4 पूछ ले तो क्या फॉर्मूला बनेगा A प्लस D3, जो पूछे उससे एक कम, यहाँ पर 4 पूछा है, मान के चलो A81 पूछ ले तो फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस D80, 81 पूछा है तो यहाँ पर एक कम कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर है, आपको क्लियर है, यहाँ तक यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है यहाँ तक क्लियर। एक पॉइंट एक चीज ध्यान से समझो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब फॉर्मूला बनेगा, देखो n वा पद an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 कोष्टक 1 और d, देखो इसमें समझो a का मतलब क्या होता है प्रथम पद प्लस कोष्टक n, ठीक है, n माइनस 1 कोष्टक 1 d का मतलब क्या सार्वधातुक पद, कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला है। n वा पद ये क्या है अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं अंतिम पद। एक चीज आपको मैंने यहाँ पर जो बोल रही हूं मैं वो यहाँ पर सब कुछ नोट कर दिया है,
ठीक है, फेर में जैसे के जैसे लिखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि समझाने के बाद भूल जाते हैं, बट इनको नहीं भूलोगे। मैंने ऐसे फॉर्मेट में ये डिजाइन किया है, ठीक है। अब एन व एनवा पद में अंतर, जब बोलते हैं ना एन पद और फिर क्या लगाते हैं एनवा पद, तो इनमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है। तो देखो एन और एन में, एन और एनवा पद में क्या अंतर है समझो। एन मतलब ठीक है, तो n बराबर क्या 3, मतलब नंबर, मतलब क्या नंबर। जैसे n1 कितना है 10 नंबर। जैसे अपन प्रश्न लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं ना, तो वैसा ही है नंबर। मतलब n1 तो इसको n3, n2, n1, ठीक है, इसको ऐसे मानते हैं। तो कोई भी नंबर इसको क्या कहते हैं, n बराबर 3, इसको क्या नंबर। और तो यहाँ पर 3 क्या है नंबर, और 3वां पद क्या है, 3वां पद क्या है ये 24, क्या है 24। nवां पद का मतलब नंबर पर कौन सा पद बैठा है, तीसरे नंबर पर कौन सा पद बैठा है, एक प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो 3वां पद मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा पद बैठा है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन सा पद बैठा है 24, कौन सा पद बैठा है 24, ठीक है। तो अब समझ गए ना n और nवा पद में अंतर। n का मतलब होता है नंबर के पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। और nवा पद का मतलब होता है कि पहले नंबर पर कौन सा बैठा है, तो कौन सा नंबर बैठा है 10, दूसरे नंबर पर कौन सा पद नंबर बैठा है 17, तीसरे पर कौन सा बैठा है। nवा पद का मतलब जो नंबर कौन सी जगह पे है, ठीक है। जैसे 3वां पद तो nवा पद, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से स्थान पे है 3 पे, ठीक है। तो 3वां पद। ऐसे मैं आपसे अब एक और बार कह दूं 2वां पद। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसमें 2वां पद कौन सा है। इनमें से आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें दूसरा पद कौन सा है, तो मैं मानूंगी कि हाँ आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ बेहतर कर रहे हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं मानूंगी। देख रही हूँ सभी के कमेंट, हाँ वेरी गुड, सभी अच्छे कमेंट कर रहे हैं, वाह समझ गए, ठीक है। देखो तो 2वां पद, तो 2वां पद यहाँ पर कौन सा है 17, कितना है 17। अब मैं आपसे 2 की जगह प्रथम पद पूछ लूं कौन सा है, अगर मैं आपसे चौथा पद पूछ लूं तो कौन सा है ये, ठीक है। n पद और nवा पद में समझ गए। n पद n1 नंबर, n2 नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखते हैं ना, वही, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया, पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, हर एक पॉइंट, हर एक चीज क्लियर कर दी है। अब आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ही मैं बोलूंगी सार्वधातुक पद, तो आप समझ जाओगे क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले में भी दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक की भी संख्या बढ़ाते जाओ, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते जाओ, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। देखो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, क्या बताना है। ये प्रश्न है, अपन सॉल्व करके देखेंगे एपी है या नहीं है। एपी का मतलब बीच के पदों का मान कैसा आना चाहिए, समान, और है तो क्यों है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आप प्रश्न पे अपनी, ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है। देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब क्या है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, पहले अच्छे से प्रश्न तोड़ो, प्रश्न को तोड़ के पढ़ो, समझो, उसके बाद सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा है, एक टैक्सी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 किलो। मतलब 1 किलोमीटर चला तो उसके लिए किराया कितना है 15 किलोमीटर, ठीक है। और
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 और अतिरिक्त और चलेंगे तो कितना है, 8 जोड़ते जाएंगे। तो देखो एक इसमें 2 किलोमीटर चले यहाँ से यहाँ तक, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 23। अब 3 किलोमीटर के लिए चलेंगे तो हर एक में प्रत्येक बोल रहा है ना, तो हर एक में 8 किलोमीटर जोड़ते जाएंगे। तो 29, 23 में 8 जोड़ो तो 31, ठीक है। अब इसमें 8 जोड़ो 4 किलोमीटर के लिए, इसमें जोड़ो 31 प्लस 8 जोड़ो तो कितना 39, ठीक है। अब देखो लिखेंगे, पहले तो ये जो इतना इस प्रश्न में दिया है ना वो लिखेंगे, क्या दिया है लिखेंगे हल। सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। तुम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ए बराबर कितना है 15 रुपए, ठीक है 15 रुपए, ठीक है। अब देखो निकाल लिया सूची, अतः सूची कैसे, सुनो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8, मतलब प्रथम के मतलब 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपए, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने, अगर आपका मन है 2 किलोमीटर चलने के लिए तो वो अतिरिक्त मतलब 8 रुपए और लेगा। तो 15 में 8 जोड़े कितना 23, फिर और चले 3 किलोमीटर चले तो 23 में 8 जोड़े तो कितना 31, अब फिर 4 किलोमीटर चले तो 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 39। अब देखो इधर तो कितना 15 कोमा 15 के बाद 23 कोमा 23 के बाद 31 कोमा 31 के बाद 39 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ठीक है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो ये कौन सा पद है, प्रथम पद, तो A1 A2 A3 और A4, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिए पहले ही, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ही देती हूँ। देखो अब ध्यान से इधर, ठीक है। अब देखो इनमें क्या चेक करना है, सूची एपी में है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो पहले अपन निकालेंगे क्या D1। तो आपको पता है ना D1 कैसे निकालते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं, बस मुझे इतना सा बताओ। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो पहले D1 निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा पद कौन सा है, D2 माइनस के D1। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो D2 कितना है 23 माइनस, और A2 कितना है 23 और A1 कितना है 15। अब जब 23 में से 15 घटेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 8, कितने बचेंगे 8, ठीक है। इसी प्रश्न में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इसको ट्रिक से कैसे उड़ा सकते हो, बट ट्रिक से आपके लिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं बता रही मैं। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि ये जब 2-3 नंबर में आएगा तो वो तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर आपसे ओटीओ में पूछ लिया जाए तो उसके लिए ट्रिक मस्त काम करेगी। अब देखो, ठीक है, D1 निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे D2। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, मैं मार्कर से चेंज कर करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। D2, ठीक है। तो D2 के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ये क्या है A3 में से क्या हटाएंगे A2 बराबर A3 कितनी है 31 माइनस A2 कितना है 23, घटा दो इसमें से 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे D3 बराबर। मजा आ रहा है ना क्लास में, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, D3 निकालने के लिए इसमें से इसको हटाएंगे तो A4 माइनस के A3 बराबर 39 माइनस 31, घटाओ तो कितना 8। देखो ये D1 बराबर D2 और D3, मतलब इनके बीच के
पदों का अंतर कैसा आया है? समान। कैसा आया है? समान। और यही कारण मैंने आपको पहले ही बताया था, यही डेफिनेशन लिखवाई थी। पूछा है ना सूची में एपी है तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये क्या हो रहा है, पदों का बीच के पदों का अंतर कैसा आ रहा है? एक समान, इसीलिए क्या है? एपी। तो लिख देंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर D3। यह सूची एपी है। यह सूची एपी है। एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर? सभी को स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब एक बार पंप मारेगा तो 1/4 एक बार निकलेगा, दूसरी बार पंप मारेगा तो 1/4 भाग फिर निकलेगा, तीसरी बार पंप मारेगा तो वो तीसरी बार फिर निकलेगा 1/4 भाग। देखो अब समझो, ये क्या है? एक पंप है, ऊपर से ये क्या है? बेलन, इसमें एक हवा भरी है, ऊपर से पंप मारेगा तो एक बार निकलेगा 1/4 भाग, दूसरी बार मारेगा, तीसरी बार मारेगा तो इधर से मारेगा, इधर से निकलेगा। अब सुनो इधर, ठीक है, मारकर तो मानेंगे ये बेलन है ना, इसमें कितनी मात्रा है हवा की? मानेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा इसमें कितनी उपस्थित है मान रहे हैं ना, तो एक। कितनी? तो A1, मतलब प्रथम पद कितना होगा? 1। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रत्येक बार बेलन, मतलब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग निकालता है। मतलब एक बार पंप मारेगा तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे? A2 बराबर हवा कितनी मानी है? 1। लिखेंगे हवा, ठीक है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है, निकालने पर लिख लिया। अब देखो यहाँ गलती मत करना, ठीक है, इसलिए इस स्टेप को ध्यान से देखो। लिखेंगे हवा कितनी? 1, तो 1, हवा कितनी? 1, तो 1, ठीक है, लिखेंगे हवा, तो हवा कितनी? 1 बराबर लगा दें हवा का मतलब क्या होता है? गुणा, तो गुणा 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो ध्यान से, क्या करेंगे? तो 1 माइनस इसका क्या करेंगे? गुणा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1/4, क्या आएगा? 1/4। अब देखो यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1, और यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इधर कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 का एलसीएम ले लिया, तो 4 का एलसीएम ले लिया ना, 4 इसका भाग देंगे तो कितनी बार? 4 बार। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, तो 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो कितना यहाँ पर? 1 बराबर, जब 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3, और बटे में क्या? 4, बटे में क्या? 4, तो यही क्या है अपना? A2, ठीक है। अभी और क्या कह रहा है? ये 3/4 भाग बचा। अब एक और बार पंप मारने पर तो कितना भाग बाहर निकलेगा? 1/4। लिखेंगे A3 लिखेंगे हवा कितनी? 3/4, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन? देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3/4 माइनस, ठीक है, हवा कितना? 3/4 का मतलब क्या होता है? गुणा, तो गुणा 1/4, गुणा 1/4। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
लिखेंगे 3 बटे में क्या 4 माइनस इनका गुणा करो, 3 का गुणा करो 1 से तो कितना 3, अब 4 का गुणा करो 4 से तो कितना 16। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना लेंगे यहाँ पर 16। ठीक है, तो 4 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 4 का गुणा करेंगे 3 से तो 4 तिया 12, 12 बीच में माइनस, अब 16 का भाग 16 में देंगे तो एक बार, 1 का गुणा करेंगे 3 से तो कितना बार 3 बार। ठीक है, बराबर 12 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 9 और बटे में कितना 16, यही क्या है A3, यही क्या है A3। यहाँ तक क्लियर, सभी को क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सूची क्या बनी लिखेंगे अतः सूची, लिखो अतः सूची, सूची क्या बनी तो 1 कॉमा और क्या 1 कॉमा 3 बटे 4 कॉमा 9 बटे 16। ठीक है, यही बनी है ना, यही बनी है ना। तो अब क्या निकालेंगे इसमें D1, क्या निकालेंगे D1, तो D1। ठीक है, ये प्रथम पद A1 A2 और ये A3, तो पता है ना कैसे निकालते हैं सार्वंतर पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो देखो 3 बटे 4, 3 बटे 4 इधर -1। ठीक है, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3, अब 1 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना 4, बराबर घटा दो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 1 बटे में क्या 4। ठीक है, अब देखो D2 निकालेंगे, D2 बराबर, तो ये क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो लिखो 9 बटे कितना 16 माइनस के 3 बटे में कितना 4। ठीक है, यही है ना। अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे कितना 16, 16 से 16 में भाग दो कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना 9 माइनस। ठीक है, अब 4 का भाग दो 16 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा करेंगे कितने से 3 से, तो 4 तिया 12। ठीक है, अब घटाओ, इसमें से घटाओ तो कितनी माइनस के 3 और बटे में कितना 16। ठीक है, ये कितना आया D1 माइनस के 1 बटे 4, ये कितना आया माइनस के 3 बटे 16। ठीक है, तो बता मुझे ये क्या पूछा था, सूची में है एपी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इनका मान कैसा आया है अलग अलग, तो क्या ये सूची में है नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। अब देखो पहले का तीसरा, ठीक है, क्लियर होते जा रहे हैं ना सभी को, तो मैं अपनी अपनी उसकी कसम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सच सच बताना, समझ में आ रहे हैं ना सभी को, क्लियर होते जा रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। हाँ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है यार पढ़ रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा, वैसे ही पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, चलो अब देखो प्रश्न, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, मान के चलो एक कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर खुदाई के लिए कितनी लागत आई 150 रुपये लगे, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपए बढ़ती जाती है, मतलब 1 मीटर के लिए कितने आए 150, तो 2 मीटर खोदेंगे तो उसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना 2 से, 3 मीटर खोदेंगे उसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना 250, 4 मीटर के लिए 50 जोड़ेंगे तो कितना 300। ठीक है, देखो मान के चलो एक क्या है अपना कुआं, ये क्या है अपना ऐसा एक कुआं बना देते, थोड़ा चौड़ा होता है ना कुआं, तो ये अपना एक कुआं है। ठीक है, इस ये 1 मीटर कितना है, ये 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसके लिए कितनी प्रत्येक कितना है 150 रुपए। ठीक है, तो इसके लिए लागत कितनी है 150 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के मतलब एक और बाद में, मतलब और बाद में खोदेंगे, मानेगा चलो 1 मीटर और खोदा, तो यहाँ से यहाँ तक ये और खोदा, ये 2 किलोमीटर के लिए कितना आएगा
150 में 50 जोड़ो तो कितना आएगा 200 रुपए। 200 रुपए खर्चा आया, ठीक है, कितना आया 200 रुपए। अब देखो सुनो, ठीक है, यहाँ देखो 3 मीटर के लिए 3 मीटर खोदेंगे तो 200 में फिर जोड़ो कितना 50, तो कितना खर्चा आएगा, लागत कितनी आएगी 250 रुपए, 250 रुपए। अभी देखो 4 मीटर खोदेगा कितना, अरे यार 4 मीटर तो 250 में 50 जोड़ दो तो कितना 300 रुपए लागत आए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, इतना सब क्लियर। अब देखो लिखेंगे खुदाई की लागत, देखो हल, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान प्रेजेंटेशन का रखना। लिखेंगे माना के हम तुम्हारे हैं ठीक है, ये मानना मत मतलब गणित में, ठीक है, तुम्हें आसानी के लिए बोला तो मैंने माना मीटर खुदाई की, या 1 मीटर लिख दो, 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, प्रश्न में दिया है ना, कितनी है 150 रुपए, 150, ठीक है, क्या 150 रुपए। सूची क्या है, लिखेंगे अतः सूची। अब देखो ये मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, क्या 1 मीटर खुदाई के लिए कितना 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत मतलब 50-50 रुपए बढ़ती जाएगी। जैसे अपन ने 2 मीटर खोदा तो 150 में 50 जोड़ा तो कितना 200, अगर अपन ने 3 मीटर कुआं खोदा तो 200 में 50 जोड़ा तो कितना 250, अगर अपन ने 4 मीटर खोदा तो 250 में 50 जोड़ा तो कितना 300। अब देखो इसी को लिखेंगे तो कितना 150 कॉमा 200 कॉमा क्या 250 कॉमा 300। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये प्रथम पद, ये क्या है अपना प्रथम पद, तो A1, ये क्या है A2, और ये क्या है A3, और ये क्या है A4, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब देखो ध्यान से, तो पहले क्या निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1, तो D1 बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब दूसरा पद कितना है 200, 200 में से क्या घटाएंगे 150, ठीक है, लिखो 200 माइनस के 150 तो कितना आएगा यहाँ पर 50। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब क्या निकालेंगे, D1 निकालिए, अब क्या निकालेंगे D2, तो D2 बराबर, ठीक है, तो क्या करेंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद कितना है 250 में से कितने को घटाएंगे दूसरे पद को, कितना 2 से। क्लियर है यहाँ तक। जब 250 में से 200 गए तो कितना बचा यहाँ पर 50। अब देखो D3 निकालेंगे, क्या D3 बराबर, तो D4 में से D4 कितना है 300, 300 में अरे यार क्या बोल गई, सॉरी क्या D3, सुनो चौथा पद कितना है 300, इसमें से तीसरा पद कितना है 250, इसको घटाएंगे तो देखो 300 माइनस के 250, घटाओ 300 में से 250 गए तो कितना बचा 50, ठीक है, 50 50 50, कितना 50 50 50, इनके बीच के पदों का अंतर कितना आया है, मान कितना आया है 50 50, मतलब समान। तो क्या है, अतः यह सूची एपी है, मतलब अतः यह श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो A1 बराबर A2 बराबर, सॉरी क्या बोल रही हूँ, देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह सूची एपी है। ठीक है, इतना सही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर। अगर ये दो आपको 3-4 नंबर में आए या 2 नंबर में आए तो ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए ट्रिक पता है क्या पूछी, क्या है इसमें पूछा क्या था, बस यही तो पूछा था, यह सूची एपी में। तो आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा याद है ना, इनका मान कैसा आना चाहिए 50, मतलब सबका मान D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान, इनका मान कैसा आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। और ऐसे ही आप आंसर दे सकते थे इस प्रश्न का, क्या 50, आपको पता है ना इनमें कितनी जुड़ रही है 50 50 50, तो जब इसमें से तो घटा रहे हैं तो कितनी आएगी, सबको घटाने के बाद 50 50 50। तो सिर्फ ऑप्शन आया है, ओटीयू में आया ये वाला प्रश्न,
और आपसे पूछा जाए कि ये एपी है या नहीं है, तो आप इसको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करोगे। आप इसका तुरंत आंसर दोगे। 50-50 इनमें सब में 50-50 जोड़ेंगे, फिर इनमें क्या करेंगे, A1 में से A2 में से मतलब प्रथम पद दूसरे पद इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 50-50। तो आ रहा है ना, समान आ रहा है ना, तो ये क्या है एपी में। सिर्फ आप टिक करोगे, अतः ये एपी में है। तो 4 नंबर वाला प्रश्न, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न भी वैसे ही सॉल्व करना है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि कितनी दी हुई है, 10 वर्ष लिखेंगे। माना प्रथम वर्ष की राशि का मतलब पता है ना, मूल्य, पैसा। ठीक है, कितना है, कितनी है, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, A1। क्या, A1 कितना है, 10,000। ठीक है, 8% वार्षिक की दर से परसेंट। ठीक है, तो दर को क्या मान लेंगे, दर बराबर क्या है, 8%, और इसका समय क्या है, 1 वर्ष। समय क्या, 1 वर्ष। अब देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। तो क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। सूत्र पता है ना, क्या आता है, मूल्य धन गुणा समय इंटू दर, या ये होता है P गुणा R गुणा T बटे में 100। ठीक है, तो P कितना है, 10,000 इंटू R कितनी है, दर, इसी को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, T। तो कितनी है, 8% इंटू T कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे 100, काटो इसको, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 का गुणा करेंगे 8 से तो 8 का गुणा करेंगे कितने से, 100 से, तो कितना, 800। कितना, 800। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दूसरे वर्ष की राशि, तो कितना, इसमें कितने को जोड़ेंगे, 8 से को, तो कितनी होगी, जोड़ो, 1 जीरो 2 जीरो 8 जीरो और 1। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे वर्ष की राशि कितनी है। अब क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्या, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, फॉर्मूला लगाए, क्या, P गुणा R गुणा T और क्या बटे में 100। अब मूल्यधन कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो कितना, ठीक है, इंटू R कितनी है, 8 इंटू T कितनी है, 1 बटे में क्या, 100। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, अब इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो करो, 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 64 और 8 कितना, 864। कितना आ गया, 864। ठीक है, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। और क्या, सूची, अतः सूची तो कितना, 1,000 प्रथम पद, सॉरी 1,000 नहीं, 10,000। ठीक है, और कितना, ये 864। ठीक है, क्या, 864। अब क्या निकालेंगे इसमें, D1 बराबर, तो ये A1 A2 और A3, A1 A2 और अरे रुको, इसमें भी इसको जोड़ेंगे, 10 8 0 0, तो कितना आएगा इसमें, इसको जोड़ने पर जोड़ लेते हैं, 10 8 0 0, 4 6 8, जोड़ो, 4 6 8 16 की 6 कैरी 1 1 1, कितना, 11,664। ठीक है, क्लियर।
लिख देंगे 11,664 रुपए। अब देखो D1 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है 10,800 माइनस कितना घटाएंगे 1,000, कितना 10,000, तो कितना बचेगा 800 बचेगा। ठीक है, अब D2 निकालेंगे बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 11,664 में से घटाएंगे 10,800 को, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाने पर कितना बचेगा 864। ठीक है, तो D1 8 है और D2 कितना 864, ये बराबर नहीं है तो क्या लेंगे, अतः यह सूची नहीं है। तो D1 बराबर D2, यह AP, यह सूची AP नहीं है। ठीक है, इन प्रश्नों में बस यही पूछा था और यही अपन ने निकाल दिया। तो पहले के चारों प्रश्न सॉल्व हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर दूसरा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर पद डी दिया हुआ है। तो देखो ए बराबर कितना 10 और डी बराबर कितना है 10, तो इसके अगले कितने पद ज्ञात करने हैं अपन को 4, तो लिखेंगे क्या एपी के अगले 4 पद, ठीक है। देखो लिखेंगे क्या ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। क्लियर है यहाँ तक? कौन से पद ज्ञात करने हैं अपन, कितने पद करने हैं 4, उतने पद ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, कितने 4, तो ए कितना है 10 ए कितना है 10 प्लस डी कितना है 10 ए कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10 ठीक है, अब देखो ए कितना है 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है 10। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 10 इनको जोड़ो तो कितना 10 को जोड़ो तो कितना आएगा, 10 को 10 में जोड़ो तो कितना 20 10 का गुणा करो 2 से तो कितना 20 और 20 में 10 जोड़ो तो कितना 30 3 10 का गुणा करेंगे कितने से 3 से तो कितना 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 40। अगले 4 पद मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो दूसरा, इसके भी अपन को अगले कितने पद याद करने हैं 4 पद है। तो a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, मान रखो a कितना है -2 प्लस d कितना है 0 a कितना है -2 तो -2 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, -2 प्लस 3 इंटू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो तो लिखेंगे -2 इस 0 को जोड़ेंगे तो कितना -2 इसका गुणा करेंगे 0 का 2 से तो कितना 0 का गुणा करेंगे 2 से कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना -2 इसका गुणा करेंगे 0 का 3 से तो 0 अब -2। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये प्रश्न के आंसर आ गया। अब देखो तीसरा ठीक है, ये भी वैसा ही है, सेम ये है ना, वैसा ही है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देख ही लो। ठीक है, ये दोनों प्रश्न फिर आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। सुनो तो a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, a कितना है 4 तो 4 ए कितना है 4 प्लस डी कितना है -3 तो कोष्टक लगाएंगे। अब लिखेंगे -3 ए कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3 तो लिखेंगे -3। ठीक है, ए कितना है 4 प्लस 3 कोष्टक में लिखेंगे क्या डी कितना है -3। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। अब देखो तो 4 प्लस के 4 में से -3 गए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करो तो 3 दूनी 6 कितना 3 दूनी
6 में से 4 गए तो कितना बचेंगे, माइनस के 2, ठीक है, कोमा। इसका गुणा करो तो 3 त्रिक 9, क्या 3 त्रिक 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 5। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। ये वाले प्रश्न में आपको एक एक या दो नंबर में पूछ लिए जाते। और ये दोनों प्रश्न है ना, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। अगर इनका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दोगे तो मैं मानूंगी कि हाँ आपने सीख लिया, कर लिया, ठीक है। आज के लिए बस प्रश्न नंबर 2 तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, क्लासेस ज्यादा हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 3 से कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।